बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द रिग। इस कहानी की शुरुआत में समंदर के बीचों बीच एक जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम रिग है। यहाँ पर ड्रिलिंग का काम चलता है। यहाँ पर जितने भी वर्कर्स होते हैं इन्होंने कड़ी मेहनत की होती है और अब ये सब वापस जाना चाहते हैं। ये सब के सब यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ का जो मैनेजर होता है उसे कंपनी के ओनर्स का कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि जो हेलीकॉप्टर्स आप सबको लेने के लिए आ रहे थे, इमरजेंसी की वजह से उन्हें कहीं और भेजा जा रहा है। मैनेजर पूछता है कि वर्कर्स को लेने के लिए हेलीकॉप्टर्स कब आएंगे, लेकिन तभी फोन अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। साथ ही यहाँ का पूरा रेडियो सिस्टम अपने आप ही स्टॉप हो जाता है, यानी कि यहाँ से अब कोई भी बाहर कॉल नहीं कर सकता। इंटरनेट भी जा चुका है। इसीलिए मैनेजर यहाँ पर सभी वर्कर्स की एक मीटिंग बुलाता है, जहाँ पर वो सबको बताता है कि जो हेलीकॉप्टर्स हमें लेने के लिए आ रहे थे अब वो नहीं आ रहे। यहीं पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो बार बार पूछ रहा होता है कि हेलीकॉप्टर्स हमें लेने कब आएंगे, लेकिन तभी यहाँ की लाइट भी चली जाती है और इस जगह पर जनरेटर होते हैं, जिस वजह से यहाँ के कुछ हिस्सों में अब भी लाइट होती है। और अगर जल्दी लाइट नहीं आई या रिग का प्रेशर बढ़ा तो सब के सब मारे जाएंगे। इस जगह का जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो दूसरे शिप से कांटेक्ट करता है। उसे पता चलता है कि वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम हो रही है और तभी ये पूरी की पूरी जगह हिलना शुरू हो जाती है। साथ ही इस जगह के एक हिस्से में आग भी लग जाती है। अब यहाँ की जो साइंटिस्ट है वो इस रिग को बंद नहीं करना चाहती और मैनेजर कहता है कि मुझे अपने वर्कर्स की, अपने साथियों की जान प्यारी है, इसीलिए वो पूरे सिस्टम को बंद कर देता है। और तभी फॉग का एक तूफान आता है जो पूरी की पूरी जगह को अपने अंदर समा लेता है। यहाँ पर एक वर्कर साइंटिस्ट से पूछता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जमीन में यानी कि पानी के अंदर बहुत गहरा ड्रिल कर दिया हो जिस वजह से सब कुछ हो रहा है। साइंटिस्ट कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और अब यहाँ का जो मैनेजर होता है वो इलेक्ट्रिशियन को और एक और आदमी को ऊपर कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करने के लिए भेजता है। दोनों के दोनों ऊपर जाते हैं और जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक पक्षी मरा हुआ है और तभी इलेक्ट्रिशियन के साथ जो दूसरा आदमी होता है वो नीचे आकर गिरता है, जिसके बाद सब के सब उसके पास आते हैं। इलेक्ट्रिशियन भी नीचे आ जाता है। वो सबको बताता है कि मेरे पीछे था पर अचानक से कैसे गिर गया मुझे नहीं पता। पर बूढ़े आदमी को उस पर शक होता है क्योंकि उसकी रस्सी खुली हुई थी और अब इस आदमी को जो ऊपर से नीचे गिरा था इसे अंदर लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर सबको बताती है कि मैं इसे तभी ठीक कर सकती हूँ जब मेरे पास मेरे इक्विपमेंट्स होंगे। यहाँ पर चेक करते हैं कि ड्रिलिंग मशीन्स के जो पाइप्स होते हैं उनमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता। और ऐसा सिर्फ इनके रिग के साथ नहीं होता बल्कि आसपास जितने भी रिग होते हैं सबका यही हाल होता है। और अब वो आदमी जो ऊपर से नीचे गिरा था उसे होश आने लगता है। होश आने पर उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि समंदर के दो हिस्से हो रहे हैं। वहीं बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो मैनेजर की टेबल से एक खुफिया फाइल उठा लेता है जो इस कंपनी की होती है। और जब वो उस फाइल के डेटा को पढ़ता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो सभी वर्कर्स को इकट्ठा करता है और सबको बताता है कि कंपनी ने हमसे झूठ बोला था। वो हमें घर छुट्टियों पर नहीं भेज रही थी बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम सब की जॉब जाने वाली है। यहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है और मैनेजर को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि बूढ़ा आदमी जो कह रहा है वो पूरी तरह से सच है। अब सब के सब ये सुनकर दुखी होते हैं और तभी ऊपर से राख गिरना शुरू हो जाती है। देखकर सब हैरान होते हैं क्योंकि आसपास ना तो आग लगी होती है और ना ही आसपास कोई वोल्केनो है। अब जो आदमी ऊपर से नीचे गिरा था वो अपने आप ही यहाँ पर आ जाता है और सबसे कहता है कि बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसे ये भी याद नहीं होता कि वो ऊपर से नीचे गिरा था या उसने तबाही की कोई बात कही थी। यहाँ पर डॉक्टर उसके ब्लड सैंपल को लेने के लिए जैसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है तो उसे कुछ होने लगता है। वो डॉक्टर से कहता है कि तुमने मेरी चेतावनी को बहुत लाइटली लिया, बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है जो सब कुछ तबाह कर देगी। अब यहाँ पर डॉक्टर उसे सुला देती है और साइंटिस्ट को बताती है कि इसके जख्म और इसके जो घाव हैं वो अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर और साइंटिस्ट के जाने के बाद वो आदमी होश में आ जाता और देखता है कि उसके हाथ में कोई चमकदार चीज है। वही चीज उसके जख्मों को ठीक कर रही होती है। वही हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो सब देखते हैं कि शिप उन तक पहुंचने की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर शिप उनकी तरफ नहीं बल्कि दूसरी दिशा में जा रहा होता है। अब यहाँ का जो मैनेजर होता है अपने एक आदमी से कहता है जाओ और उन्हें सिग्नल दो। वो आदमी जाता है तो उसे पता चलता है कि वो शिप इनसे मदद मांग रहा है। मैनेजर इस बात से कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि किसी भी तरह से पता लगाओ कि ये फॉग जो कि पूरा का पूरा इस जगह पर छा गया है उसकी वजह क्या है। वहीं वो आदमी जो ऊपर
से नीचे गिरा था अब उसके पूरी तरह से जख्म भर चुके हैं। उसे एक बार फिर से विजन आता है जिसमें वो देखता है कि उनका शिप ये रिग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अब उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और उसके मुंह में जो सोने का दांत होता है वो निकल जाता है। दरअसल उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से वो ग्लास पर गोल गोल निशान बनाना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर एक दूसरा वर्कर आता है और अब यहाँ पर लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद उसे एक बहुत ही खतरनाक विजन आता है और उस विजन से डर कर वो इस जगह से निकल जाता है। वहीं हम एक दूसरे वर्कर को दिखाया जाता है जो कुछ शराब पी लेता है और उसके बाद जब वो नहाने के लिए जाता है तो उसके शरीर में जो परमानेंट टैटू था वो अपने आप ही मिटना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उस वजह से इंसानों के शरीर में जितनी भी फालतू चीजें हैं वो अपने आप ही निकल रही हैं या मिट रही हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिशियन को दिखाया जाता है जो अपने एक दूसरे साथी के साथ शिप के बाहर शिप को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर बूढ़ा आदमी होता है जिसे कैद कर दिया गया था, लेकिन वो खिड़की से निकलकर शिप के बाहर पहुंच गया होता है और अब वो जल्दी से अंदर आकर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। इलेक्ट्रिशियन और उसका साथी बाहर ही फंस जाते हैं। बूढ़ा आदमी अंदर आने के बाद कंट्रोल रूम में जाता है और मदद का सिग्नल भेजता है जो कि लाइट्स को ब्लिंक करके भेजा जाता है और तभी उनके आसपास जो शिप होता है वो इनकी तरफ आना शुरू हो जाता है। वही इलेक्ट्रिशियन जो बाहर अपने साथी के साथ होता है उसके हाथ में चोट भी लग जाती है और अब वो अंदर आना चाहता है क्योंकि अब ऊपर से जो राख गिर रही थी वो भी राख गिरना बंद हो चुकी है। साथ ही जो शिप है वो बहुत तेजी से इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है जिस वजह से मैनेजर यहाँ पर आता है और उसे अंदर लेकर आता है, जिसके बाद ही कंट्रोल रूम में जाकर बूढ़े को लाइट ब्लिंक करने से मना करते हैं। इलेक्ट्रिशियन उससे लड़ रहा होता है, तभी मैनेजर कहता है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं। वहीं बाहर हमें उस वर्कर को दिखाया जाता है जो ऊपर से नीचे गिरा था, जिसके घाव अपने आप ही ठीक हो रहे थे। इसका नाम बाज होता है और अब इसके पास एक वर्कर पहुंच जाता है जो उसे कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए। बाज कहता है कि मैं सी के उस क्रिएचर को देखना चाहता हूं जो सब कुछ ये कर रहा है और जब वो वर्कर बाज के पास जाता है तो बाज उसे मार देता है। यहाँ पर एक दूसरा वर्कर आता है, वो कहता है कि हम लहरों से टकराने वाले हैं, लेकिन तभी बाज वहां से भाग जाता है। हालांकि मैनेजर भी वहां पर आ जाता है लेकिन अब वो आदमी मारा जा चुका है। वही साइंटिस्ट जब उस राख को जो लगातार ऊपर से नीचे गिर रही थी खून के साथ मिलाकर उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि इसमें जो जीवाश्म है वो खून के साथ मिलकर बहुत तेजी से पनप रहे हैं और अब वो सब कुछ समझ जाती है। वो मैनेजर और डॉक्टर को बुलाती है और कहती है कि राख में जो जीवाश्म है उन्हें एक ऐसे शरीर की जरूरत है जो ताकतवर हो और ये किसी के भी शरीर में जाकर उसे अपना घर बना लेते हैं, इसीलिए जिसके भी शरीर में जाएंगे वहां पर ये पनपेंगे और उसके घाव को जल्द से जल्द ये हील कर देंगे। और ऐसा ही बाज के साथ हुआ था। मैनेजर कहता है कि हमें सबके सैंपल्स लेने चाहिए और देखना चाहिए कि किसके शरीर में ये सारे के सारे जीवाश्म है। दरअसल इन्हें अब राख से दूर रहना है। धीरे धीरे अब इस जगह से फॉग भी कम होना शुरू हो जाती है और तभी ये सामने वाले रिग को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहीं बाज को दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर्स को देख रहा होता है। वहां पर इलेक्ट्रिशियन भी आ जाता है जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और जब साइंटिस्ट वहां पर आती है तो देखती है कि बाज ने अपने खून के सैंपल को वहां से ले लिया है। वो बाज से उसके खून के सैंपल को मांगती है लेकिन बाज वहां से भाग जाता है। असल बाज के खून का सैंपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी सैंपल से पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं, लेकिन अब वो अपने खून के सैंपल को लेकर भाग चुका है। मैनेजर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें दो टीम में बांटता है। वो कहता है एक टीम बाज को ढूंढेगी और दूसरी टीम शिप में काम करेगी। साइंटिस्ट जब इसके ऊपर और भी रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि छोटे छोटे जो जीवाश्म हैं ये डायनासोर युग के हैं। डायनासोर्स के साथ इनका भी खात्मा हो गया था, लेकिन यहाँ पानी के अंदर बहुत गहरा ड्रिल करने की वजह से शायद ये दोबारा से जिंदा हो गए या बाहर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बाज को दिखाया जाता है जो अपने खून के सैंपल को पानी में फेंक देता है। वहां पर थोड़ा सा पानी होता है, बाज उसके ऊपर अपना हाथ लगाता है, उसके हाथ से बिजली निकल रही होती है और अब पानी में छोटे छोटे कीटाणु अपने आप ही पनपना शुरू हो जाते हैं। अभी बाज के साथ काम करने वाला एक वर्कर यहाँ पर आता है। बाज उसे देखकर छुप जाता है और वो वर्कर जब पानी में छोटे छोटे कीटाणुओं को देखता है तो दूसरे लोगों को यहाँ पर बुलाता है। बाज उस पर हमला करके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यहाँ पर दो वर्कर आते हैं, वो उसे संभालते हैं और अभी देखते हैं कि पानी में जो छोटे छोटे जीवाश्म कीटाणु थे अब वो पौधों में बदल रहे हैं। साथ ही जिसके ऊपर बाज ने हमला किया था
उसके मुंह में एक नकली दांत था, वो भी अपने आप ही निकल जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो भी इन्फेक्टेड है। इस बात से वो डर जाता है और अपने दोनों साथियों के ऊपर हमला करके यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद डॉक्टर की एक साथी बास तक पहुंच जाती है और देखती है कि उसके आसपास छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हैं। और अब डॉक्टर की उस साथी को बास कहता है कि जिस जगह से हम इन रिग से तेल निकाल रहे हैं, पहले यहाँ पर पूरी की पूरी एक प्रजाति रहती थी, अब जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और उन्हीं के कंकालों से, उन्हीं के बचे हुए अवशेषों से हम ये तेल निकाल रहे हैं। हमें जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करना होगा। तभी यहाँ पर वो दूसरा आदमी भी आ जाता है जो इन्फेक्टेड है। वो कहता है कि बास जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है। तभी यहाँ पर बूढ़ा आदमी आ जाता है। बास अपने साथी के साथ इस जगह से भाग जाता है। वहीं रिग के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर गैस से आग जल रही थी। अब वो आग जलना बंद हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि गैस हवा में चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। इन्हें किसी भी कीमत पर उस जगह आग जलानी होगी। इलेक्ट्रिशियन कहता है कि मैं ही काम करूंगा। वो एक फ्लेयर गन लेकर उस जगह जाता है और जब वो फ्लेयर गन चलाता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से आग तो दोबारा जल जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसे अंदर लाया जाता है जहां पर डॉक्टर उसका इलाज करती है। वहीं बास को दिखाया जाता है जो निचले हिस्से में होता है। उसे दोबारा से विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि अगर तेल निकालना, गैस निकालना बंद नहीं किया तो नीचे जो जीवाश्म है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इसीलिए वो तेल वाले पाइप्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे पाइप्स में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिशियन जो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, वो पेपर पर उसी तरह के गोल निशान बनाना शुरू कर देता है जिस तरह से बाज ने बनाए थे, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड है। वही मैनेजर देखता है कि अब यहाँ जो पाइप्स हैं उनका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो ब्लास्ट हो सकते हैं। इसीलिए वो तय करते हैं कि समंदर के नीचे जो वॉल्व है उसे बंद कर देंगे ताकि प्रेशर पूरी तरह से खत्म हो जाए। और इसके लिए समंदर के नीचे एक रोबोट को भेजते हैं जिसमें एक कैमरा भी लगा होता है, जिस कैमरे से देखते हैं कि पानी की सतह में गोल गोल आकृतियां बन रही होती है। ये उसी तरह की आकृतियां होती हैं जिस तरह की बाज ने और साथ ही इलेक्ट्रिशियन ने गोल गोल आकृतियां बनाई थी। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद मैनेजर यहाँ से एक गार्ड को फोन करता है ताकि यहाँ पर मदद भिजवा सके, लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से गार्ड उसकी बातें नहीं समझ पाता। डॉक्टर अपनी बहन को वीडियो कॉल करती है और जब उससे बातें कर रही होती है तभी वो वीडियो कॉल में देखती है कि जो फॉग इनके रिग के आसपास था अब वो शहर में पहुंच गया है, जिस वजह से वहां का इंटरनेट, वहां का कम्युनिकेशन पूरी तरह से डाउन हो चुका है और उसका फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं इलेक्ट्रिशियन जिसके घाव बहुत तेजी से भर रहे होते हैं, उसे अपने कानों में बांस की आवाज आना शुरू कर देती क्योंकि टेलीपैथी से वो उससे बात कर रहा होता है। इसके बाद वो बाथरूम में जाता है जहाँ पर मिरर में अपने घाव को देखता है जो बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं, और तभी वो मिरर में बांस को देखता है। पर जब वो पलटता है तो उसके सामने साइंटिस्ट होती है जिसे इलेक्ट्रिशियन सारी बातें बता देता है। और अब कुछ देर बाद वो इलेक्ट्रिशियन नीचे जाता है जहाँ पर बाज ने उसे बुलाया होता है, और जाने से पहले वो साइंटिस्ट के लिए एक नोट छोड़ देता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। और अब साइंटिस्ट और डॉक्टर भी नीचे वाले हिस्से में जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पौधे अपने आप ही उग चुके होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो डॉक्टर के चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं, पर उसे नहीं काटते। तभी वहाँ पर साइंटिस्ट आ जाती है और डॉक्टर को अपने साथ ऊपर ले जाती है। वहीं ऊपर दिखाया जाता है कि सब लोग खुश हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा शिप होता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। दरअसल पहले जो शिप इनकी तरफ आ रहा था उसने अपना रास्ता बदल लिया था, इसीलिए वो कभी इन तक पहुंचा नहीं। और अब इस शिप से जो इनकी तरफ आ रहा होता है उससे एक बोट आती है जिसमें कुछ लोग होते हैं, और इन्हीं में एक होता है सीनियर जिसका नाम डेविड है। दरअसल वो रिसर्च टीम में काम किया करता था और अब वो सीधा इनकी लैब में जाता है जहाँ वो साइंटिस्ट को बताता है कि वो उस रिग में काम किया करता था जो अब ब्लास्ट हो चुका है। वहाँ पर ब्लास्ट होने की वजह से लगभग सभी लोग मारे गए, लेकिन ये और कुछ लोग बच गए। साइंटिस्ट उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया, जिसका सीनियर कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो चाहे तो वापस भी जा सकता था। यहाँ पर एक और आदमी आया होता है जो कि उस दूसरे रिग में टेक्नीशियन था। वो सबको बताता है कि जब सीनियर हमारे रिग में आया था तो उसने तेल नहीं निकाला बल्कि उसने बहुत सारी मशीन्स को नीचे पानी की सतह पर भेजा। इसके बाद चारों तरफ फॉग होना शुरू हो गई, लेकिन सीनियर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो यही चाहता है। हमारे रिग का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन सीनियर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने सारे डेटा को मिटा दिया और इसके बाद रिग ब्लास्ट हो गया। सीनियर ने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंपनी को भी भेजी। इसका मतलब ये था कि सीनियर को पहले बहुत सारी बातें पता थी जो उसने हमें कभी नहीं बताई। दरअसल ये जो आदमी था उस रिग में पहले से काम करता था और सीनियर उनके रिग में आया था, जिस तरह से अब वो इस नए रिग में आया है। वहीं डॉक्टर साइंटिस्ट की रिसर्च से पता लगाती है कि जमीन में यानी कि पानी की सतह पर जो 5 आकृतियां, गोल आकृतियां बन रही है, ये 5 अलग अलग आकृतियां 5 अलग अलग दायरे हैं और जब 5वां दायरा बन जाएगा तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। इलेक्ट्रिशियन को दिखाया जाता है जो बाज के साथ अब मिल चुका है। बाज उससे कहता है कि तुम्हें इस पूरे सिस्टम को शट डाउन करना होगा। दरअसल उसे शट डाउन करना नहीं आता, इसीलिए उसने इलेक्ट्रिशियन को यहाँ पर बुलाया था और वो किसी भी कीमत पर इस सिस्टम को शट डाउन करना चाहता है। दरअसल इस वक्त यहाँ पर बाज और इलेक्ट्रिशियन होते हैं, यहाँ का पूरा वातावरण बदल चुका होता है क्योंकि यहाँ पर पौधे हैं। बाज इलेक्ट्रिशियन को बताता है कि बहुत जल्दी मैं इस पूरे वातावरण के साथ मिल जाऊंगा। वही हमें सीनियर को दिखाया जाता है। वो इस रिग के वर्कर से कहता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर नीचे ले जाने होंगे और अब वो इन्हें एक जगह ले जाता है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर होते हैं। लेकिन ये दोनों देखते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी गैसेस हैं और अब ये उन सिलेंडर को लेकर नीचे जाते हैं और उन सिलेंडर को वेंटिलेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट करके उसे ऑन कर देते हैं, जिससे यहाँ पर गैस फैलना शुरू हो जाती है। और तभी बाज का एक साथी आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब यहाँ पर गैस फैल रही होती है, इसीलिए यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो भी मरना शुरू कर देते हैं और यही सीनियर का प्लान होता है। वही इलेक्ट्रिशियन वेंटिलेशन सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वो बेहोश हो जाता है। साथ ही बाज भी बेहोश हो जाता है। वो 3 लोग जिन तीनों लोगों को सीनियर ने नीचे भेजा था ताकि उस सिलेंडर को वेंटिलेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सके, उनमें से 2 तो बाहर आ जाते हैं लेकिन एक अंदर रह जाता है और ऊपर से सीनियर दरवाजों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से इनके एक साथी की अंदर ही मृत्यु हो जाती है। साइंटिस्ट को और मैनेजर को भी बात पता चल जाती है, इसीलिए सीनियर के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है ऐसा करना जरूरी था, लेकिन साइंटिस्ट को लगता है कि ये जरूरी नहीं है, इसीलिए वो नीचे जाती है जहाँ पर वो देखती है कि इलेक्ट्रिशियन बेहोश है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन वो होश में नहीं आ रहा होता, पर तभी उसका जमीन में सूखे हुए पौधों पर हाथ लगता है, जिसके बाद इलेक्ट्रिशियन होश में आ जाता है। पौधे हरे होने लग जाते हैं, साथ ही बाज भी अब होश में आ चुका है। वहीं दूसरे रिग का जो टेक्नीशियन होता है वो यहाँ पर मैनेजर को बताता है कि सीनियर हमारे रिग में आया था और उसने वहाँ के पाइप्स के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, पर इससे पहले कि वहाँ पर ब्लास्ट होता वो खुद एक छोटी नाव से इस तरफ आ गया। उसने अपनी जान तो बचा ली लेकिन वहाँ पर सबको मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं हमें पानी की सतह में दिखाया जाता है जहाँ पर 4 दायरे पूरे हो चुके थे और अब 5वां दायरा भी पूरा हो चुका है। मैनेजर सीनियर के पास जाता और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सीनियर बताता है कि यहाँ से निकलने का, बचने का एक ही तरीका है, इस समंदर के नीचे जो चीज पनप रही है उसे हमें ब्लास्ट करके यहाँ से निकलना होगा। दरअसल इन्हें नहीं पता कि वो 5वां दायरा भी अब पूरा हो चुका है। वही साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसके साथ इलेक्ट्रिशियन है और वो उससे कहती है कि तुम बाज से कांटेक्ट करो और उसे कहो कि हम उसकी बात मानने को तैयार हैं, और वो ऐसा ही करता है, बाज से कांटेक्ट करता है। पर तभी उसे विजन्स आने लगते हैं जिससे उसे पता चलता है कि समंदर के नीचे कुछ हलचल चल रही है और बहुत जल्दी यहाँ पर लहर आने वाली है जो कि बहुत बड़ी है। ये एक बहुत बड़ी सुनामी होगी। यहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें सीनियर का साथ देना है कि नहीं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि हमें बाज का साथ देना चाहिए, हमें नीचे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, शायद वो इस सब को रोक सकता है। ये सुनने के बाद ये तीनों के तीनों नीचे जाते हैं जहाँ पर बाज होता है। ये बाज से कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें इस सुनामी को रोकना होगा, इसमें लाखों लोगों की जान चली जाएगी। बाज की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वही सीनियर को दिखाया जाता है जो दूसरे रिग के टेक्नीशियन से कहता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर हेलीकॉप्टर मुझे लेने के लिए आने वाला है, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा।
दरअसल वो इस पूरी जगह को ब्लास्ट करके निकलना चाहता है जिस तरह से वो पहले रिग से निकला था। यहाँ पर जो टेक्नीशियन होता है वो माइक को ऑन कर देता है जिससे उसकी बातें सभी सुन लेते हैं। इसके बाद सीनियर यहाँ पर ब्लास्ट को एक्टिवेट करके ऊपर जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर और उसकी साथी उसे देख लेते हैं। वो उसका पीछा करते हैं, जबकि टेक्नीशियन और इसी रिग का एक वर्कर उस धमाके को रोकने की कोशिश करते हैं और जल्दी वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और अब वो सभी वर्कर्स को बताते हैं कि हमने धमाके को रोक लिया है, लेकिन जल्दी यहाँ पर सुनामी आने वाली है, इसीलिए हम सबको यहाँ से निकलना होगा। वही सीनियर जब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो बूढ़ा आदमी उसे पंच मारकर वहीं गिरा देता है। इस रिग में भूकंप के झटके आने लगते हैं, इसीलिए मैनेजर के साथ जो साइंटिस्ट और इलेक्ट्रिशियन होता है वो बास से कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बास कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा। ये तीनों के तीनों ऊपर की तरफ बढ़ चलते हैं, जहाँ पर यहाँ के सभी वर्कर्स हेलीकॉप्टर्स में बैठ चुके होते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच गए थे। मैनेजर, साइंटिस्ट और सभी लोग उसमें बैठ जाते हैं और इससे पहले कि सुनामी इस रिग से टकराती ये सब के सब हवा में ऊपर उड़ जाते हैं और तभी समंदर की वो बड़ी बड़ी लहरें यानी कि सुनामी इनके रिग से टकराती है। बाज अकेला होता है जो इस रिग में होता है, उसके सामने रोशनी होती है और वो उन जीवाश्मों के साथ मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया है। वही हेलीकॉप्टर में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट और डॉक्टर के साथ बाकी सारे वर्कर्स भी होते हैं। इसमें सीनियर भी होता है क्योंकि इन्होंने सीनियर को भी बचा लिया होता है। सीनियर कहता है कि हमें दूसरे रिग में जाना होगा, हम शहर नहीं जा सकते क्योंकि ये सुनामी शहर की तरफ बढ़ रही है। और कुछ ही पलों के बाद हमें दिखाया जाता है कि शहर में सुनामी आ चुकी है और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये वेब सीरीज आपको पसंद आई होगी।